Bismillahirrahmanirrahim. I am going to talk about the oncological and the hematologic emergencies. Objective of this talk is to describe the risk factors unique to the immunosuppressed pediatric patients and to recognize the treat the febrile neutropenia in pediatric cancer patients and to review the metabolic abnormalities associated with the tumor lysis syndrome and the list treatment priorities and to describe the risk factors associated with the hyperleukocytosis. And to identify coagulopathies and the appropriate management strategies, identify the signs and the symptoms of the adverse events frequently associated with the blood transfusions, and evaluate the therapeutic indication for the transfusion of the blood products. Now come to our first case study. A 6-year-old girl with acute lymphoblastic leukemia who received maintenance chemotherapy 10 days ago presents to the emergency department with a 24-hour history of the temperature to 38.3 degrees centigrade, cough and malaise. Lab studies showed WBC 500 per millimeter cube and the HB 7.2 gram per deciliter platelet count were 14,000 per millimeter cubes. What are your immediate concerns? क्या है immediate concern? Yes. Patient is a case of immunosuppressant. Patient is immunosuppressant. Okay? Patient is not immunocompetent. The main thing is कि patient immunosuppressed. जो immunosuppressed patient है, they are more prone to get infections. ठीक है? तो ये patients आपका immunosuppressed है. अब टेम्परेचर है इस पेशेंट को, कफ एंड मलेज है और लैब स्टडीज आपको शो कर रही हैं कि आपका WBC काउंट कम है. मीन अगर WBC काउंट कम है मोस्ट लाइकली न्यूट्रोफिल्स भी कम होंगे, ANC आपका कम होगा. इट मीन दिस पेशेंट्स इज ए केस ऑफ फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया. ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन इज ए केस ऑफ फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया. व्हाट इज योर इनिशियल मैनेजमेंट्स? यस, डेफिनेटली एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन सब में करनी है हमने, रिससिटेशन करनी है, आईवी फ्लूइड. यस, ठीक है. तो एंटीबायोटिक्स, वी शुड गिव एंटीबायोटिक्स. ऐसा पेशेंट जो आपके पास फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया और इम्यूनोसप्रेस्ड हो, या पेशेंट जो आपके पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो दे आर मोर प्रोन टू हैव इन्फेक्शन. इन्फेक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, इवन द नॉन इन्फेक्शियस इंसल्ट हो सकते हैं. आपने उसको रूल आउट करना है. दिस पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू हैव हिडन इन्फेक्शंस. आपको इन्फेक्शन को सर्च करना है कि इन्फेक्शन कहाँ है. ठीक, अल्टीमेटली इनिशियली आपने ट्रीट करना है. ट्रीटमेंट में आपने देखना है पेशेंट इज इन शॉक और नॉट. अगर पेशेंट शॉक है तो आपने शॉक की लाइन पे ट्रीट करेंगे. एंटीबायोटिक आप देंगे, बिल्कुल वैसे ही देंगे जिस तरह के लाइक शॉक में देते हैं. एंटीबायोटिक देंगे, विद इन 15 मिनट देंगे, कल्चर सेंड करेंगे और आप उसके जो भी डायग्नोसिस इन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को सर्च करने के लिए ब्लड कल्चर्स हैं, आपकी लैब्स हैं, एक्सरेज हैं, ये सब चीज़ें कराएंगे. ठीक, क्योंकि आपको इन्फेक्शन का सोर्स भी पता हो. फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया को डिफाइन कैसे करेंगे? देयर इज एन मेडिकल इमरजेंसी इफ देयर इज अ फीवर in the presence of the neutropenia and the single order temperature 38 degrees centigrade, or there is a sustained temperature of elevation of greater than 38 degrees centigrade for more than 1 hour. And neutropenia if ANC count is less than 500 or less than 1000 with an expected persistent decrease over the next 2 to 3 days. ठीक है, तो इसको हम फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया डिफाइन करेंगे. मैनेजमेंट्स वही आपने इनिशियली IV लाइन में कि प्रोवाइड रैपिड बोलस विद आइसोटोनिक स्लाइड इफ एविडेंस ऑफ द शॉक. शॉक में आपने पहले इसको डिफाइन करना है कि पेशेंट शॉक में है या नहीं है. समटाइम्स पेशेंट जस्ट प्रेजेंट विद टेकिकार्डिया. टेकिकार्डिया है, पल्सेस परफिन अच्छी हैं, क्योंकि ये पेशेंट मोस्ट लाइकली वार्म शॉक में जाते हैं. पल्सेस परफिन अच्छी होंगी और बाउंडिंग पल्सेस हैं, अदरवाइज जस्ट हैव टेकिकार्डिया. मींस पेशेंट इज इन ए शॉक है लेकिन कंपनसेटेड शॉक है. तो आपने यही इसी को इनिशियली ही इसको मैनेज करना है. इनिशियल आप आईवी फ्लूइड्स देंगे 20 ml per kg. आपने आईवी फ्लूइड्स दिया, सेकंड थर्ड जैसे आप नॉर्मल मैनेज करेंगे वैसे ही देंगे. रिस्पॉन्ड कर रहा है सही है, नहीं तो वरना फिर बिल्कुल वो शॉक की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे मूव करेंगे. और साथ में आप आइनोट्रोप स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन इज गुड चॉइस. प्रॉम्प्ट सिंगल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स
एक सिंगल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सिंगल दे सकते हैं आप अगर आपके इनिशियल इन्फेक्शन है, लेकिन अगर आपको सस्पिशन है कि पेशेंट इज हैविंग ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन, तो आपको ग्राम पॉजिटिव की कवरेज भी अच्छी देना होगी, ठीक है। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली इंस्टेबल है या देयर इज सस्पिशन ऑफ द निमोनिया है या अदर रिस्क फैक्टर्स है, लाइक पेशेंट को कोई पिकलाइन है या इन्फेक्टेड हुई है, आपको लग रहा है कि स्किन इन्फेक्शन है, तो फिर आप अच्छी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव कवरेज दोनों देंगे, वरना इनिशियल आप सिंगल कवरेज दे सकते हैं जो कि दोनों को ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव कवरेज करे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। यस, कार्बापेनिम दे सकते हैं, बिल्कुल मेरोपेनिम दे सकते हैं, पिप्रेस दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। ऑब्टेन ब्लड कल्चर इन द यूरिन कल्चर एंड चेस्ट रेडियोग्राफ्स, कलेक्शन ऑफ द कल्चर शुड नॉट डिले द स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स, इफ देयर इज अ डिले टू हैव अ कल्चर नेवर वेट फॉर कल्चर, ठीक, गिव एंटीबायोटिक्स, करेक्ट सिम्प्टोमेटिक एनीमिया एंड द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। Now come to our second case study. An 11 years old boy who underwent peripheral blood stem cell transplant 28 days ago is admitted to the ICU from the bone marrow transplant ward because of the respiratory distress and the hypoxia. His oxygen saturation was 89% on a fraction of inspired oxygen of 0.5. Chest CT shows a diffuse ground glass pattern, WBC 200 per millimeter cubes. अब ये क्या इंप्रेशन दे रहा है आपका? फर्स्ट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि आपका बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट आया। सेकंड, आपकी रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और आपके WBC काउंट कम है, ठीक है। सेम पेशेंट ये भी हो सकता है कि पेशेंट ये भी फेब्राइल वो सॉरी न्यूट्रोपिनिया के साथ है, हो सकता है, ठीक है, और आपकी सिचुएशन कम है। यहाँ भी हमें डायग्नोज करने के लिए आपको इन्फेक्शन का सोर्स सर्च करना है कि इन्फेक्शन का सोर्स क्या है आपका, ठीक है। जो आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं मे बी ड्यू टू द वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, इवन द नॉन इन्फेक्शियस इंसल्ट हो सकती हैं। आपने उनके लिए सर्च करना है कि क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव कवरेज एंटीबायोटिक वही दोनों देंगे, आप रेस्पिरेटरी सपोर्ट करेंगे इसको, ठीक है, और अगर शॉक में है तो शॉक की ट्रीटमेंट भी करेंगे। वायरल कुछ एंटीवायरल से रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ नहीं करते, लाइक RSV है आपका, या आपका दूसरा वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, और कुछ लाइक पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस है वो विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द एंटीबायोटिक्स, वो एंटीवायरल, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीफंगल वी विल सस्पेक्ट इफ देयर इज सस्पिशन ऑफ द फंगल इन्फेक्शन, एंटीफंगल वी शुड बी स्टार्ट, ठीक। इनिशियल मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया है। पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट्स आर ससेप्टेबल टू अ वाइड रेंज ऑफ द इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शियस प्रॉब्लम दैट मे प्रोग्रेस रैपिडली टू द रेस्पिरेटरी फेलियर्स। Initiation of the broad spectrum antibacterial, antifungal, antiviral therapy is often indicated, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्लिनिकल कंडीशंस हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्लिनिकल कंडीशन में जस्ट एक इन्फेक्शन माइल्ड है तो आप जस्ट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप आते ही आप उसको एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक सब पे स्टार्ट कर दें। हाई रेजोल्यूशन CT scan should be considered in persistently febrile patients greater than 96 hours and in all patients with a respiratory symptom irrespective of the plain radiograph. अगर आपका नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ नॉर्मल है, आपको लग रहा है कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपको एंटीबायोटिक्स में, आपको HRCT करना पड़ता है, इवन का यू मे हैव टू गो फॉर ब्रोंकोस्कोप, ठीक है, तो टू रूल आउट अदर इन्फेक्शन और द नॉन इन्फेक्शियस हिस्टोलॉजी। Patient with the respiratory syncytial viral infection and those with the influenza infection will benefit from the early use of the antiviral therapy. Commonly acquired viral infections such as the influenza, RSV, and the parainfluenza can have devastating effects in the transplant patient in the particular. Normal patients जो community acquired infections हैं, ज़ाहिर normal patients में इतने symptoms produce नहीं करेंगे जितना कि आपके immunocompromised हैं। तो ये ज़रूरी है कि patient को देखें कि is he immunocompetent or immunocompromised. Pneumocystis jirovecii pneumonia or the cytomegalovirus pneumonia should be included in the differential diagnosis of any immunocompromised patients who present with the respiratory symptoms, hypoxia, hypoxemia and the diffuse patchy infiltrates. ठीक है, patchy infiltrates हैं या अगर आप immunocompromised है, इनमें आप ये PCP और cytomegalovirus भी सस्पेक्ट करें, ठीक है। PCP अगर है तो फिर आप जाहिर है एंटीबायोटिक इसके लिए भी आप अलग से देंगे, ठीक है। सेप्ट्रान इज ए गुड चॉइस। Now come to our case study 3. A 12 years old previously healthy girl present to the emergency department with fever, tachypnea, oliguria, petechiae, and the generalized edema. Lab studies show that WBC 250,000, platelet 32,000, HB 7.2, LDH 3,000, uric acid 12 milligram per deciliter, potassium 6.2, phosphorus 9, and calcium 6 milligram per deciliter. ये पेशेंट क्या है? Sorry? Good. Tumor lysis syndrome.
अगर पेशेंट्स नॉर्मली हाइपर ल्यूकोसाइटोसिस भी हो सकता है, डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा है, लेकिन अगर ट्यूमर आपका लाइज नहीं हुआ या डब्ल्यूबीसी काउंट आपके लाइज नहीं हुआ है तो जाहिर आपको ये वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। डब्ल्यूबीसी काउंट अगर आपके डब्ल्यूबीसी आपके लाइज हो गए हैं तो फिर आपका जो इंट्रासेलुलर्स जो आपके कंपार्टमेंट में जो लाइट्स हैं या जो भी कंपोनेंट्स हैं वो जाहिर है एक्स्ट्रा सेलुलर आ जाएंगे और वो ज़्यादा हो जाएंगे। लाइक यूरिक एसिड है 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हुआ है, पोटाशियम ज़्यादा हुआ है, एलडीएच ज़्यादा है, ठीक है, और फास्फोरस ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, ठीक है। अब इन पेशेंट्स में जो कि आपके पास ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के साथ आ गए हैं, ठीक है, यानी ट्यूमर लाइज हुआ है और आपके साथ ये सारी चीज़ें आपके पास है, हाइपरल्यूकोसाइटोसिस नहीं है, हाइपरल्यूकोसाइट ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है ये पेशेंट। अब इन पेशेंट्स में कौन सा रिस्क है इन पेशेंट जिसमें हम कंसर्न हैं ज़्यादा कि ये पेशेंट, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है ना इसमें, हाइपरकैलेमिया है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें, रीनल फेलियर हो सकता है। रीनल फेलियर क्यों हो सकता है? यस, हाइपरयूरेसीमिया, गुड। यूरिक एसिड क्रिस्टल बन सकती हैं, फास्फोरस है, कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, फास्फोरस, ये कैल्शियम फास्फोरेट की क्रिस्टल बन सकती हैं, और क्या हो सकता है? एरिथमिया हो सकते हैं हाइपरकैलेमिया की वजह से, वेरी गुड, और हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, ठीक। अब सेकंड, जब हाइपरल्यूकोसाइटोसिस होता है, अगर वो ट्यूमर लाइसिस में नहीं गया, हाइपरल्यूकोसाइटोसिस पेशेंट का जो ब्लड है, ब्लड स्टेसिस, और उसके बाद वो फिर थ्रोम्बोसिस बन सकता है, ठीक है। सीएनएस में चला गया तो जाहिर है सीएनएस वाली सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी में चला गया तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, माइक्रोथ्रोम्बाई बन सकते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिम्टम ऐसे पेशेंट्स की हमें क्या करना है, हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग भी करनी है। क्यों मॉनिटरिंग करनी है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हैं, पोटेशियम ज़्यादा हो सकता है, आपकी कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग है, यूरिन आउटपुट आपने मॉनिटर करना है इसका, और रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग भी करनी है। अब क्योंकि इस पेशेंट्स की मैनेजमेंट क्या होगी, हाइपर हाइड्रेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम इसको फ्लूइड देंगे ना, 3 लीटर पर मीटर स्क्वायर से इवन यू कैन गो अप टू 4 to 5 लीटर पर मीटर स्क्वायर। जब आप इतना फ्लूइड देंगे तो आपको जरूरी है कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी अच्छा हो, ताकि वो जितना फ्लूइड दिया है एटलीस्ट 2/3 आप उसका आयु फ्लूइड शुड यूरिनेट होना चाहिए, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurring in a patient with a large tumor burden। लार्ज ट्यूमर बर्डन वाले कौन कौन से हो सकते हैं ट्यूमर, लाइक लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा है, ठीक है, हाँ, ये ल्यूकीमिया है, बर्किट लिम्फोमा है, ठीक है, ये हो सकते हैं। तो दीज पेशेंट आर मोर प्रोन टू हैव गो इनटू द ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। सिम्टम्स इंक्लूड पेरेस्थीसिया, टेटनी, कार्पोपिडियल स्पैज्म, ये ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, आपके हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। ओलिगोयूरिया हो सकता है आपका, कोई क्रिस्टल बन गया आपके, ब्लॉक कर सकते हैं आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स को। इंसेफेलोपैथी सीजर्स हो सकती हैं आपके माइक्रोस्टेसिस की वजह से, इसी चेंजेस हो सकते हैं आपका हाइपरकैलेमिया की वजह से, हाइपीटीबीएफ की वजह से, ठीक है। A 12 years old previously healthy girl present to the emergency department with fever, tachycardia, oliguria, petechiae and the generalized edema. Labs show the WBC count 2,50,000। सेम है, वही वाला पेशेंट है आपके पास, ठीक है। व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रायोरिटीज? मैनेजमेंट प्रायोरिटीज क्या होंगी हमारी इस पर? हर पेशेंट की मैनेजमेंट प्रायोरिटीज आपके पास क्या होती है? वही इनिशियल रिससिटेशन, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करें, और इसकी जो एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वो क्या होगी, हाइपर हाइड्रेशन से, ठीक है, वो आपने और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना है। मॉनिटरिंग है, एग्रेसिव हाइड्रेशन है, पोटाशियम एंड द फास्फोरस अगर आपका कहीं किसी फ्लूइड से जा रहा है या किसी कोई मेडिकेशन है तो आप उसको स्टॉप करेंगे। यूरिन अल्कलाइजेशन इज नॉट रिकमेंडेड, ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्प्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया ओनली। कैल्शियम कम हो तो आपने ट्रीट नहीं करना अनटिल कि आपका सिम्प्टोमेटिक हो जाए, कोई टेटनी आना स्टार्ट हो रहा है, सीजर आए या कोई आपकी हाइपोकैल्सीमिया के साइन आ रहे हैं तो आप तब ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर आप कैल्शियम नॉर्मल कैल्शियम पे आप ट्रीट करेंगे, फास्फोरस आपका ऑलरेडी ज़्यादा है, कैल्शियम फास्फोरेट का क्रिस्टल बनेंगे और वो फिर आपका ये रीनल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ओनली जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि हाइपोकैल्सीमिया को ओनली ट्रीट व्हेन देयर इज सिम्टम्स। यूरिक एसिड को कंट्रोल एलोप्यूरिनोल सेलेक्ट कर सकते हैं अगर और या रेस्बुरिकेज के साथ। रेस्बुरिकेज आपका सेवियर केसेस में रेस्बुरिकेज वी कैन यूज। मैनेजमेंट ऑफ द सेवियर इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज। Now come to our fourth case study. A 15 years old present to the emergency department with a 1-month history of the progressive back pain radiating to the right lower extremity that is relieved by ibuprofen. He no complaints of the right lower extremities weakness and the paresthesia, and the physical exam shows tenderness to the percussion on the back, decreased strength and the hyporeflexia of the right lower extremities, poor cervical tone on the rectal examination. अब इस पेशेंट को क्या है? What is the possible diagnosis? हाँ, देखें जो जो डायग्नोसिस हो सकती है ना, आपकी बैक की प्रॉब्लम है वो ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, आपका ट्रांसवर्स माइलिटिस भी हो सकता है, ठीक है, ऑटोइम्यून भी हो सकता है, और इवन का आपका कोई ट्यूमर मैस वगैरह भी हो सकता है। इनिशियल डायग्नोसिस आपकी जो भी डायग्नोसिस हैं उसमें डिफरेंशियल तो आप सभी रखेंगे अनटिल आप उसे रूल आउट कर लें। अब उसको डायग्नोसिस को आपको कंफर्म करने के लिए आपके पास क्या हल है इसका?
एमआरआई कराएं, ठीक है, एमआरआई कराएं तो एमआरआई पे आपको डायग्नोज हो जाएगा कि आपका पेशेंट को है क्या, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ये है कि अब पेशेंट्स पर जो मैस है इतना ज़्यादा है कि उसके पास है ये आपकी सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गई है ना, आपका स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है। अब इसका मतलब ये है कि ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, आपने फ़ौरन इसके लिए मूव करना है। ये स्टेरॉइड दे दें या दूसरा फिर आप सर्जिकल आप की तरफ मूव करें, ठीक है, लेमिनेक्टमी करें, उसका प्रेशर को आप रिलीव करें। Insidious pain, either local or the radicular pain, autonomic dysfunction, bladder or the bowel infarction is late and the only sign of the epidural compression. In compression होगी तो फिर जाता हूँ मैं। MRI with the gadolinium recommended diagnostic modalities है dexamethasone 1 to 2 milligram per kg से emergent laminectomy with the posterior decompression, radiation therapy and the chemotherapy as indicated, ठीक है। वो डिपेंडिंग ऑन द कैंसर कौन सा टाइप है, कौन सा ट्यूमर से, तो फिर उसी पर स्टार्ट करेंगे। Now come to our fifth case study. A previously healthy 12 years old girl has developed the decreased stamina, headache, and the shortness of breath during exercise for the past several days. Physical examination revealed heart rate 140 beats per minute, respiratory rate 24, breath per minute, blood pressure 95/60, pale with the cool skin and the flow murmur along the left sternal border. Left side show the WBC 3000 and with the 20% blood cell, HP 5.5 per LS 54,000. अब इस पेशेंट्स को क्लिनिकल तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट ये कोई ल्यूकीमिया का है, लेकिन इसके पास जो सिम्टम्स आ रही हैं वो किस चीज़ की हैं? यस, वो एनीमिक हार्ट फेलियर की वजह से आ रही है ना, आपके एचबी कम है तो एनीमिया है, इसको एनीमिक हार्ट फेलियर है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको एनीमिया को हम इसे कैसे ट्रीट करें, ठीक है। इसको हमने, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नो डाउट आपके पास रख दिया, लेकिन अगर आपके पास इनिशियल नहीं है तो फिर आप वही रिससिटेशन आप थोड़ा सा, लेकिन यस ट्रांसफ्यूजन अल्टीमेट आपने ट्रांसफ्यूजन ही करना होगी, ठीक है, लेकिन इसमें आपने फ्लूइड को जरा थोड़ा सा कॉन्शियसली देना है, क्योंकि 10 ml per kg से फ्लूइड ओवरलोड में जा सकता है। और देना किस तरह है ये हम देखते हैं। ये एनीमिया के साइन सिम्टम्स वी ऑलरेडी नो कि साइन सिम्टम्स क्या हैं इसके। ट्रांसफ्यूजन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, रिकमेंडेशन ये है कि ट्रांसफ्यूजन आप पैक सेल की कब करें ट्रांसफ्यूजन, अगर HP लेस देन 5 है तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप ट्रांसफ्यूज करें पैक सेल की। सिम्प्टोमेटिक है ट्रांसफ्यूज करें पैक सेल। HP 7 है, 5 to 7 है, वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अगर मोर देन 7 है यूजली HP ना ट्रांसफ्यूज करें। फिर क्लिनिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन पेशेंट की कैसे है। अगर सपोज एक्यूट हेमरेजिक लॉस है तो डेफिनेटली आप ट्रांसफ्यूज करेंगे ब्लड को। अगर पेशेंट्स ऐसा है कि आपका लाइक कोई साइनोटिक हार्ट डिसीज है, टॉफ है, तो उसमें आपका जो HP का टारगेट है वो थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। लाइक ल्यूकीमिया वाले पेशेंट है, इनमें भी हम थोड़ा सा HP अपर रेंज में टॉलरेट करते हैं, लेकिन 7-8 इज एनफ। Severe anemic patient scheduled for the surgical procedure or radiation therapy should be transfused prophylactically, ठीक है, ये जनरली, वरना हम 10 ml per kg से पैक्ड रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूज करें। 3, 4, 5 ट्रांसफ्यूजन रूल ये है कि अगर आपकी HP ज़्यादा कम है तो आप उसको ट्रांसफ्यूज भी उतना ही स्लो करेंगे, ठीक है। अगर HP 3 की है तो ट्रांसफ्यूज आप करेंगे 3 ml per kg से अंटिल पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए, फिर उसके बाद आप वो नॉर्मल आप 10 to 15 ml per kg से आप पैक सेल देंगे। अगर 4 की HP है तो आप 4 ml per kg से, अगर 5 की है तो फिर 5 ml per kg से ट्रांसफ्यूज। So come to our sixth case study. A 5-year-old girl with a leukemia in the emergency department to receive her regular red blood cell transfusion. She developed chills, fever, hypertension, and the gross hematuria 20 minutes into the transfusion. Lab studies showed the WBC count 32,000 with the neutrophil 68%, 20% bands हैं, 12% lymphocytes हैं, HB 4.5, platelets 54,000. अब इस पेशेंट को क्या हुआ है कि ट्रांसफ्यूज कर रहे थे, तो ट्रांसफ्यूजन के दौरान इस पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है, कौन सा हुआ है? हीमोलाइटिक रिएक्शन हो गया ना, एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया। जब हमारे पास ये ट्रांसफ्यूजन हीमोलाइटिक रिएक्शन, इसकी काज क्या हो सकती है? मिसमैच, वेरी गुड, इनकम्पेटेबिलिटी, और एक सोर्स इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड था ब्लड, ट्रांसफ्यूज किया और इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को एकदम ये आपके सारे साइन सिम्टम्स लेंगे। तो पेशेंट को यहाँ स्क्रीन करना जरूरी है कि पेशेंट इज इन द सेप्टिक शॉक और नॉट। अगर सेप्टिक शॉक में हो सकता है, शॉक में है, तो फिर आपने वही ट्रीटमेंट जैसे सेप्टिक शॉक की करते हैं, IV फ्लूइड देंगे इनिशियली 20 ml per kg से, और सबसे पहले तो आप ब्लड को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। जो लाइन में ब्लड है उसे हटा देंगे, लाइन चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जैसे नॉर्मल करना है 20 ml per kg से वो दें, हाइड्रोकॉर्ड दे सकते हैं और सिट्रीजिन दे सकते हैं,
ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसके ब्लड को ब्लड बैंक भेजें, रीचेक करें कि काज क्या बनी है। साइन सिम्टम्स फीवर, चिल्ड, अर्टिकेरिया, डिस्निया, टिकिकार्डिया, नाजिया, एब्डोमिनल, हर द लोअर बैक पेन, शॉक, जॉन्डिस, हेमोग्लोबिनुरिया, ये सब चीजें हो सकती हैं पेशेंट के साथ। एलिमिनेट द कैटलिस्ट एंड प्रोवाइड जनरल सपोर्टिव केयर, यानी ब्लड को जो ट्रांसफ्यूज होता है स्टॉप कर दें, फ्लश लाइन करें विद नॉर्मल सलीन के, क्लियर करें उनको। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स देने से अगर पेशेंट का रिस्पॉन्स आ जाता है तो इट मीन्स इन्फेक्शन था, ठीक है, अगर नहीं आता तो लेस लाइकली है कि वो इन्फेक्शन हो। एडमिनिस्टर कार्टिकोस्टेरॉइड, मेनिटोल, ये स्टेरॉइड हम जाहिर है उसके सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, और मेनिटोल या डायोलेसिक्स स्टेरॉइड, ये दोनों, मेनिटोल भी दे सकते हैं या डायूरेटिक दोनों दे सकते हैं, ठीक है, लेसिक्स भी दे सकते हैं। तो एडिक्वेट डायूरेसिस, क्योंकि आपके जो आरबीसीज हैं, ठीक है, जो फ्रेगमेंटेड आरबीसीज हैं, उनको फ्लश करने के लिए किडनी ट्यूब्यूल से आप उसे यानी आईवी फ्लूइड भी दें और डायूरीज भी करें। प्रोवाइड फ्रेश प्लाज्मा इन द मैच रेड ब्लड सेल्स, ये अगर पेशेंट आपका ब्लीड कर रहा है, लाइक जिस तरह हिमोचूरिया हो रहा है, हिमोचूरिया कंटिन्यूस हिमोचूरिया हो रहा है, तो फिर आप इसे कंसीडर कर सकते हैं एफएफपीज को भी और रेड ब्लड सेल को मैच कराने के बाद। ट्रांसफ्यूजन इंड्यूस लंग इंजरी, जिसे ट्रॉली कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन लंग इंजरी, ये भी पेशेंट्स की आर मोर रिलेटेड टू द जो आपके एचएलए मैच्ड एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, इनकी वजह से हो सकती हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के रिएक्शन टू these एंटीबॉडीज। सिम्टम्स, थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट काज ऑफ द ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड मोर्टेलिटी है, सीवियर समटाइम्स द फेटल रिएक्शंस रहते हैं। सिम्टम्स ऑर्डिनरी बिगिन 1 to 4 hours आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट्स। Pathophysiology is secondary to the transfusion of the human leukocyte antigen specific antibodies, increased capillary permeability and the microvascular pulmonary damage, and treatment is the respiratory supportive care. जब ऐसा पेशेंट ट्रांसफ्यूजन इंड्यूस लंग इंजरी अगर ऐसे पेशेंट्स को हो रही है, आपको लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि पेशेंट को जरूरी नहीं है कि आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और विद इन ट्रांसफ्यूजन के अंदर ही आपके पास ये पेशेंट इंजरी के साथ हो जाए, 4 hours बाद भी हो सकता है, ठीक है, जब अगर ये पेशेंट, इसमें हमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट ही देनी है, अदरवाइज और कोई इसका हल नहीं है कि कुछ करें। किससे? एल्ब्यूमिन से? नहीं नहीं, ये एचएलए स्पेसिफिक एंटीबॉडी से होगा ना, तो एल्ब्यूमिन में तो नहीं होगा। A 3-year-old girl with a 1-week fever is brought to the emergency department. She developed the chills, fevers, hypotension, and the extensive bleeding from the mucosal membrane. Lab studies show the WBC 32,000 and neutrophil 20%, 12% lymphocytes, and HB 4.5 platelet count 54,000. PT 38, PTT 58, fibrinogen 50, D dimer 10,000, and normal. DIC, patient DIC. DIC means the कंजप्टिव कागुलोपैथी हो रही है, ठीक है, और इस पेशेंट को और किसके लिए हम स्क्रीन करें? डीआईसी तो हो गया इस पेशेंट। लेकिन जो पेशेंट डीआईसी के साथ आ रहा है ना, आपके पास इस तरह ब्लीड कर रहा है और वो डीआईसी में, सेप्सिस के लिए जरूर रूल आउट करें, सेप्टिक हो सकता है, और सेकंड मल्टी ऑर्गन्स, एवरी ऑर्गन्स यू शुड स्क्रीन फॉर, ठीक है, उसमें रीजन ये है कि जब डीआईसी हो रहा है, माइक्रोथ्रोम्बाई बन रहे हैं, वो आपकी स्मॉल वेसल्स, हर ऑर्गन की स्मॉल वेसल में हो सकते हैं, ठीक है, वहां जाके जाहिर है स्ट्रेस, ब्लड स्ट्रेसेस होगा और फिर उसके ऑर्गन्स आपके अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑर्गन सपोर्टिव केयर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्पेशली मैसिव टिश्यू डैमेज, बर्न्स एंड ये काजेज हो सकते हैं, ठीक। डीआईसी आप हर पेशेंट में कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी पेशेंट डीआईसी में जा सकता है, ठीक है, हो सकता है उसने कहीं से इन्फेक्शन कैच कर लिया तो डीआईसी में चला गया, या अगर नॉन इन्फेक्शियस काज हैं तो भी पेशेंट डीआईसी में जा सकता है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शन डीआईसी में जा सकता है, वास्कुलाइटिस, एन्यूरिज्म, हालांकि इन सब एबनॉर्मलिटीज ऐसी हैं जिसमें पेशेंट डीआईसी में जा सकता है। जब पेशेंट डीआईसी में जाए तो आपको स्क्रीन करना है पेशेंट को, मल्टी ऑर्गन के लिए भी स्क्रीन करेंगे, आपसे सेप्सिस के लिए भी स्क्रीन करेंगे, ठीक है। अब इसमें फिर वही ट्रीटमेंट, आप उसके एंटीबायोटिक भी देंगे, और उसमें जो उसकी ट्रीटमेंट स्पेसिफिक तो नहीं है, ये मतलब ये कि जो काजिंग एजेंट है उसको ट्रीट करें, और फिर उसके बाद जो मल्टी ऑर्गन है आप ऑर्गन सपोर्टिव उसकी केयर करें। साइन सिम्पटम एंड ऑर्गन डिस्फंक्शन है, हर ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है, परफोरमिनेंस, स्किन नेक्रोसिस, गैंग्रीन, म्यूकोसल ब्लीडिंग, पर्टिकुलर हेमरेजेस, ब्लीडिंग फ्रॉम द सेंटर एंड द पेरिफेरल लाइंस, हर जगह से बच्चा ब्लीड कर सकता है, स्किन इन्वॉल्व हो सकती है, एवरी ऑर्गन में इन्वॉल्व, ठीक है, इन डीआईसी। लैब फाइंडिंग पीटी एपीटीटी दोनों रेज होंगे, डिक्रीज फाइब्रिनोजन, एलिवेटेड डी डाइमर, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द फैक्टर 5 and 8 एंड फ्रैगमेंटेड रेड ब्लड सेल ऑन द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर्स। ऐसा पेशेंट जो आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ है, ये डीआईसी लग रहा है, उनके जो सीबीसी है उसमें पेरिफेरल स्मीयर लाजमी कराएं टू सी द फ्रैगमेंटेड आरबीसीज।
ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग इलनेस, वही अंडरलाइंग इलनेस जो भी है उसकी, ठीक, उसको ट्रीट करेंगे। रिप्लेसमेंट थेरेपी में प्लेटलेट्स, एफएपीज, क्रायोप्रेसिपिटेट्स दे सकते हैं पेशेंट अगर एक्टिवली ब्लीड कर रहा है, ठीक है। उसमें यह है कि पेशेंट अगर एक्टिवली ब्लीड कर रहा है कि आपके कंजप्टिव कागुलोपैथी है जो देंगे, मजीद कंजप्शन हो जाएगा, लेकिन एट द लास्ट चॉइस में फिर आप जाहिर है आप इसको देंगे, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए। अदरवाइज तो जाहिर है वो आपकी नॉर्मल ये होता है जो कागुलेशन और एंटी कागुलेशन आपका मेंटेन हुआ होता है। अगर जहाँ कागुलेशन हो रही होती है आपका बॉडी का अपना सिस्टम एंटी कागुलेंट एक्टिवेट हो जाता है ताकि उसे रोक सकें, लेकिन जब ये डिस्टर्ब होता है तो फिर जाहिर है पेशेंट कागुलेशन एबनॉर्मलिटीज हुई हुई हैं अब इसको। अब ऐसे पेशेंट को जो एक्टिवली ब्लीड कर रहा है वहाँ तो इंडिकेशन है कि आप सबको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, प्लेटलेट्स, एफपीज करा सब ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। इवन नहीं हो रहा तो आप फैक्टर 7 ट्रांसफ्यूज करें, ट्रांसमीन इन्फ्यूजन स्टार्ट करें। ट्रांसफ्यूजन फॉर ये प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशंस हैं। प्रीटर्म सिक पेशेंट्स और सिक इन्फेक्शन प्लेटलेट्स काउंट अगर लेस देन 50,000 हैं, प्लेटलेट काउंट अगर लेस देन 10,000 विद हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटीज, 100,000 है विद हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटीज। चिल्ड्रन में ये है प्लेटलेट्स काउंट्स अगर लेस देन 10,000 है विद एविडेंस ऑफ द प्लेटलेट्स प्रोडक्शन फेलियर, फिर आप कर दें ट्रांसफ्यूजन। लाइक ल्यूकीमिया वाले पेशेंट्स हैं, एप्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ आपके प्लेटलेट्स काउंट लेस देन आप 10,000 तक टॉलरेट कर सकते हैं। लेस देन 10,000 है तो फिर आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। अदरवाइज पेशेंट ब्लीड कर रहा है चाहे वो 20 है, 50 है, 1 लाख है, फिर तो आप ट्रांसफ्यूज करेंगे। एक्टिव ब्लीडिंग विद क्वालिटी प्लेटलेट्स डिफेक्ट्स, अगर क्वालिटी प्लेटलेट्स वैसे नंबर नॉर्मल है लेकिन क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट्स हैं तो फिर आप ट्रांसफ्यूज करेंगे। प्लेटलेट काउंट लेस देन 30,000 विद एक्टिव ब्लीडिंग्स या प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 विद एंटिसिपेटेड माइनर इन्वेसिव प्रोसीजर। लाइक एक पेशेंट ल्यूकीमिया का है और पेशेंट्स की आपने बोन मेरो करनी है तो उसमें आप टारगेट 50,000 का रखेंगे, ठीक है। 50,000 अगर है तो आप उसकी बोन मेरो करें, अगर नहीं है तो फिर आप नहीं करेंगे। और लेस देन 100,000 है विद एंटिसिपेटेड मेजर सर्जरी, अगर यही पेशेंट अगर मेजर सर्जरी में जा रहे हैं तो फिर आप उसको आप 1 लाख का इसका टारगेट करेंगे। इंडिकेशन फॉर द प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन्स, इमरजेंसी रिवर्सल ऑफ वारफेरिन एंटीकोगुलेंट्स, अगर वारफेरिन दिया है और उसके बाद ब्लीड किया है, हेपरिन दिया है उसके बाद ब्लीड कर रहा है तो फिर आप उसको रिवर्सल के लिए आप उसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे एफएपीज में। या पेशेंट कैथ में आया है हेपरिन देकर लेकर आए हैं तो फिर आप उसको ट्रांसफ्यूज करें। डीआईसी है, इसमें भी ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशंस हैं। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपरा है, पीटीआईएनआर अगर आपका पीटी ज्यादा है मोर देन 18 सेकंड डिस्पाइट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन के, ठीक है। प्रोलॉन्ग पीटीटी है मोर देन 60 सेकंड, लीवर डिसीज, मैसिव ब्लड लॉस, ये सब वो इंडिकेशन है जिनमें आप ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशंस हैं। लेकिन अल्टीमेट इंडिकेशंस वही है कि पेशेंट अगर एक्टिवली ब्लीड कर रहा है तो आप ट्रांसफ्यूज करें, अगर एक्टिवली ब्लीड नहीं कर रहा डिपेंडिंग ऑन फिजिशियंस की अपनी भी सर्टिफिकेशन पर है कि जो उसको देख रहा है उसको भी आइडिया होता है कि पेशेंट अगर सपोज लास्ट टाइम इतने काउंट पे ब्लीड कर गया था तो आप नेक्स्ट आप उसे ट्रांसफ्यूज कर देंगे, ठीक है। ये वो इंडिकेशन है जिसमें ट्रांसफ्यूज करें। अदरवाइज अगर पेशेंट ब्लीड नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कोई लीवर डिसीज का जो पेशेंट जो भी आया या जिसका पीटी 18 सेकंड से ज्यादा है और आप उसे फौरन बस ट्रांसफ्यूज कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। पेशेंट एक्टिवली ब्लीड कर रहा है तो आप ट्रांसफ्यूज करें। Key points: treat patient with the neutropenic fever aggressively with a single broad spectrum antimicrobials. न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स हैं उनको लाजमी, क्योंकि ये पेशेंट्स आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, इनको आपने एग्रेसिवली ट्रीट करना है कि उसमें आप एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ग्राम पॉजिटिव की सस्पिशन है तो ग्राम पॉजिटिव कवरेज भी दें। पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट आर ससेप्टेबल टू हैव वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस एटियोलॉजी दैट में प्रोग्रेस रैपिडली टू द रेस्पिरेटरी फेलियर्स, ठीक है। अगर पेशेंट का एक्सरे भी नॉर्मल है, यू मे गो अप टू द HRCT इवन के ब्रोंकोस्कोप। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द hyperuricemia, hyperkalemia, hyperphosphatemia and the hypercalcemia. Hyperleukocytosis can cause coagulopathy and hyperviscosity leading to the lung injury and the stroke, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। Leg weakness, paresthesia in the lower extremities and the bowel and the bladder dysfunction in the children with the history of the cancer such as the spinal cord compressions, ठीक है। The treatment of the DIC coagulation focuses on the elimination of the catalyst. Transfusion-related lung injury is a clinical syndrome and requires the respiratory support. Small adequates are used in the transfusion of the severely anemic patient without acute hemorrhage to avoid the heart failure. Transfusion should be administered only when clinically indicated. Any questions?